जब मैंने अपनी ड्रिंक खरीदी तो मुझे एक गजब का चमत्कार दिखा। मैं हर ड्रिंक का जीतने का चांस यानी सक्सेस रेट साफ साफ देख पा रहा था। शक दूर करने के लिए मैंने वो ड्रिंक खोली जिसका सक्सेस रेट 100% था और सचमुच एक और फ्री का ढक्कन निकल आया। क्या मैं सच में हीरो बनने की राह पर था? फिर मैंने जानबूझकर वो ड्रिंक चुनी जिसका रेट 0 था और भाई खोलने पर निकला। कृपया दोबारा कोशिश करें। ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डर के मारे मेरी तो जैसे हवा टाइट हो गई कि भाई साहब हाथ लग गई है कोई सुपर पावर। पर मैंने चेहरे पर ऐसे टशन वाले भाव रखे जैसे रोज का काम हो, कहीं कैशियर की नजर न पड़ जाए। फिर क्या था, मैं मजे से रेड टी गटकते हुए अपनी पावर टेस्ट करने लगा। थोड़ी ही देर में कैशियर ऐसे घूर रहा था मानो भूत देख लिया हो और मैं बिना ढक्कन वाले दर्जनों डब्बे लेकर वहां से निकल लिया। ऑफिस पहुंचकर मैंने सोचा चलो गरीबों को ड्रिंक बांट दी जाए, पर जैसे ही मैं बांटने लगा दरवाजे से चिल्लाने की आवाज गूंजी, लेट आना तो तेरी आदत है ही, अब तू यहाँ लोगों को घूस दे रहा है, काम नहीं करना तो दफा हो जा। ये सुनते ही बाकी सारे सहकर्मी दुम दबाकर अपनी सीट पर भाग गए। बस ये अकेला वहाँ डटकर खड़ा रहा। अब मेरे चेहरे पर वो डरपोक वाली स्माइल नहीं थी बल्कि एक खतरनाक मिस्टीरियस मुस्कान थी। फीमेल बॉस को देखकर झटका लगा। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मैंने हाथ झटक कर पूरी ड्रिंक सीधे उसके मुंह पर दे मारी। जनता की फटी हुई आंखें देखती रह गईं और वो वहां से हवा हो गया। अब जब सक्सेस रेट हाथ लग गया था तो नौकरी कौन करे भाई, जिंदगी भर तो बिल्कुल नहीं। बाहर निकलते ही मैंने सोचा कि इस पावर से पैसा कैसे छापा जाए। सबसे पहला आइडिया आया लकी स्टोन यानी पत्थर का जुआ। सुना था जियानहाई सिटी में एक छोटा सा स्टोन मार्केट है जहाँ म्यांमार से पत्थर आते हैं। कहते हैं ना, एक कट राजा दूसरा कट भिखारी। पर मेरे पास तो सक्सेस रेट का चीट कोड था जिसका एक ही मतलब था, सीधे अमीर बनना। कैब पकड़ी और पहुंच गया मार्केट। कोने में जाकर जेब टटोली तो कुल 1200 रुपए निकले। इतने में तो कायदे की क्या, कचरे का ढेर भी न मिले। पर वो जरा भी नहीं घबराया, सीधा सबसे घटिया गांजिन एरिया में घुस गया। ये वो कोने छांटे टुकड़े होते हैं जो कबाड़ के भाव बिकते हैं, जहाँ 99.9% सिर्फ बेवकूफी मिलती है। पर मेरे लिए वो किसी सोने की खदान से कम नहीं था। गहरी सांस ली और पत्थरों के ढेर पर नजर डाली। अरे बाप रे, हजारों पत्थरों पर सक्सेस रेट बस 0%। मैंने सिर हिलाया पर हिम्मत नहीं हारी। 10 मिनट तक आंखें फाड़ फाड़ के देखने के बाद कोने में एक ऐसा पत्थर दिखा जिस पर चमक रहा था 100% सक्सेस रेट। दिल धक धक करने लगा, पर चेहरे पर ऐसे भाव लाए जैसे कोई फालतू कंकड़ देख रहा हो। दुकानदार पान चबाते हुए बोला, गांजिन का माल है, 200 में जो उठाना है उठा लेफ्टिनेंट। मैंने बिना एक पल गंवाए पैसे फेंके, पत्थर उठाया और कटिंग मशीन की तरफ चल दिया। कटिंग वाले मास्टर ने देखा तो हंसने लगा। अरे बाबूजी, पहली बार आए हो क्या? इसमें ईंट जितनी भी अकड़ नहीं है, काटोगे तो बिजली और बर्बाद होगी। ये एकदम कूल बना रहा। बोला, मास्टर जी बस बीच से काट दो। मशीन चालू हुई, जोर की आवाज गूंजी और मुश्किल से 1 मिनट बाद रुक गई। मास्टर ने कपड़ा मारा और भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, हाथ कांपने लगे। अरे बाप रे, हरा रंग, सच में हरा निकल आया। अरे ये तो नो शॉट है, छोटा है पर लॉकेट या अंगूठी आराम से बन जाएगी। वो बुढ़ा जो अभी कटिंग मशीन खाने की बात कह रहा था, मुंह फाड़े दौड़ कर आया और सीधे 3000 का ऑफर दे डाला। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, पर बाहर से पूरा स्वैग मेंटेन रखा। 200 लगाकर 3000 कमाना यानी गजब का रिटर्न। पर लालच बुरी बला है, ये तो बस स्टार्टिंग थी। 3000 जेब में डालते ही ये मिडिल रेंज एरिया की तरफ बढ़ा। यहाँ माल थोड़ा तगड़ा था। आधे घंटे की छानबीन के बाद एक तरबूज के साइज का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था 100% सक्सेस रेट, वैरायटी हाई आइस टाइप, मतलब एकदम प्रीमियम। कीमत लाखों में पहुंच सकती है। दुकानदार एक शातिर किस्म का आदमी था। मुझे साधारण कपड़ों में देखकर अकड़ कर बोला, ये पुराने खदान का माल है, 28,000 का एक दाम। सुनते ही मेरे प्राण सूख गए, क्योंकि जेब में कुल मिलाकर 3000 थे, वो भी अभी वाले। तभी नजर पड़ी उस पत्थर के पास टेबल के पाए के नीचे फांसे हुए एक लंबे से टुकड़े पर। अरे भाई, उस पर भी लिखा था सक्सेस रेट 100%। किस्मत हो तो ऐसी। मैंने दुखी होने का नाटक किया और पैर से उस लंबे पत्थर को ठोकर मारकर गिरा दिया। अरे मालिक, आपकी टेबल भी हिलती है, ये लंबा वाला टुकड़ा मेरे कुत्ते को चबाने के काम आ जाएगा। कितने का है? दुकानदार हंसा। अरे भाई, वो तो कबाड़ है जो टेबल के नीचे लगाया था। चल 800 दे दे। क्या एक कबाड़ के 800? 300 लोगे तो बोलो, वरना वो चला। अरे रुको रुको, चलो 300 में ले जाओ। 300 रुपए गूगल पे किए। लंबा वाला पत्थर बगल में दबाया और ये सीधा कटिंग मशीन वाले बाबा के पास पहुंच गया। पर इस बार मैंने अंकल को छूने भी नहीं दिया। सीधा ग्राइंडर उठाया और खुद ही पत्थर को घिसना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि माल बिल्कुल छिलके के पास है। कटिंग मशीन चलाई तो अंदर की हीरे जैसी चीज की लंका लग जाएगी। जैसे जैसे ग्राइंडर घिसा, पत्थर के अंदर से चमचमाती नीली हरी चमक बाहर निकल आई। पूरा बाजार जो अभी तक शोर मचा रहा था, एक सेकंड में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबका साउंड म्यूट कर दिया हो। फिर तो भाई सबकी आहें निकलना शुरू हुई। अरे मैया रे, ये तो आइस स्नो टाइप है, ऊपर से ब्लू फ्लोरल पैटर्न। पानी देखो, शाइन देखो, कतई जहर माल है गुरु। तभी वो पुराना दुकानदार जिससे मैंने ये कबाड़ खरीदा था, चाय की चुस्की लेते हुए वहां से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर पत्थर पर पड़ी, उसके हाथ से थर्मस छूटकर जमीन पर। जो पत्थर टेबल का पाया बनने के लायक नहीं था, वो तो कोहिनूर निकल आया। अभी मैंने पत्थर पूरा साफ भी नहीं किया था कि बड़े बड़े ज्वेलर्स के दलाल मुझे घेर कर नीलामी लगाने लगे।
जैसे IPL की बोली चल रही हो। लोग पागल हो रहे थे, पर ये मन ही मन हंस रहा था। मुझे तो अपनी पावर से पहले ही पता था कि इसकी सही कीमत 60,000 है, पर मुझे ज्यादा हीरो भी नहीं बनना था, रायता नहीं फैलाना था। 50,000 भी अपने लिए तगड़ा बैकअप था। तो मैंने बिना ज्यादा भाव खाए 50,000 नकदी देने वाले एक मोटे सेठ को पत्थर थमा दिया। बैंक अकाउंट में 50,000 का मैसेज देखते ही मैंने ठंडी सांस ली। भाई साहब, नौकरी छोड़े अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थे और कंगाल से सीधा 50,000 का मालिक। क्या गजब की फीलिंग है यार। लेकिन मैंने नोटिस किया कि कुछ टेढ़े किस्म के गुंडे मुझे घूर रहे थे। मार्केट का माहौल सही नहीं लग रहा था और अगर मैं हर बार ऐसे ही जैकपॉट मारता रहा तो कोई मुझे जिंदा घर नहीं जाने देगा। तो मैंने तुरंत पतली गली पकड़ी और वहां से रफू चक्कर हो गया। दोपहर का 1 बज चुका था तो सोचा चलो थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए। पर जैसे ही गली के नुक्कड़ पर पहुंचा, देखा कि लॉटरी की दुकान पर भारी भीड़ लगी है। लोग स्क्रैच कार्ड लेकर टेबल पर ऐसे घिस रहे थे जैसे अलादीन का चिराग रगड़ रहे हो और रह रहकर गालियां दे रहे थे। मेरे चेहरे पर एक हरामखोरी वाली मुस्कान आ गई। स्टोन मार्केट में तो फालतू का खतरा था, पर लॉटरी का क्या है, यहाँ तो जैकपॉट लग भी जाए तो लोग कहेंगे अरे वाह, लौंडे की किस्मत की चाबी खुल गई। पूर्वजों का आशीर्वाद है। अपने काले धन को सफेद करने का इससे मस्त रास्ता क्या ही होगा। दुकान में घुसा, देखा सेठ जी छोटे मोटे इनाम बांटने में बिजी थे। मैंने काउंटर पर रखी रंग बिरंगी स्क्रैच कार्ड की गड्डी पर अपनी पावर वाली नजरें घुमाई। जीतने का चांस 0%, जीतने का चांस 0%। अरे बाप रे, 90% से ज्यादा टिकट तो सीधे सीधे कटिया काटने के लिए थे। जो जीतने वाले थे भी, उनमें वही 10-20 रुपए का कैशबैक मिल रहा था। मुझे लगा यहाँ कुछ बड़ा नहीं मिलने वाला। तभी सबसे नीचे 10 गुना किस्मत वाली 30 रुपए की गड्डी में से एक कार्ड पर चमचमाता हुआ दिखा, जीतने का चांस 100%। और नीचे छपा था इनाम 1 लाख रुपए। दिल ऐसा धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। 1 लाख रुपए, भाई साहब, लॉटरी का बम्पर माल। पर मैंने पूरा कूल बनने का नाटक किया। अगर सीधा वही एक कार्ड उठाता तो सेठ को शक हो जाता कि ये लौंडा कोई अंतर्यामी है क्या। तो मैंने चालाकी दिखाई और सीधा बोला, भैया उस गड्डी में से ऊपर के 5 कार्ड निकाल दो। इस चक्कर में वो 1 लाख वाला कार्ड भी अपने आप मेरे हाथ में आ गया। पास वाली टेबल पर जाकर सिक्का निकाला और घिसना शुरू किया। पहला कार्ड ठुल्लू, कुछ नहीं निकला। मैंने ऐसा मुंह बनाया जैसे बहुत दुखी हूँ। दूसरा कार्ड फिर से 0। बगल में खड़े एक अंकल ने हमदर्दी जताई, अरे बेटा, ये सब किस्मत का खेल है, आज तेरा दिन खराब है, मत उड़ा पैसे। मैंने अंकल को देखकर बस स्माइल मारी और तीसरा वही 100% वाला कार्ड उठाया। पहले लकी नंबर घिसा, निकला 18। फिर नीचे के नंबर धीरे धीरे घिसने लगा। तीसरी लाइन में जैसे ही 18 दिखा, उसके ठीक नीचे लिखा था 1 लाख रुपए। पता तो मुझे पहले से था, पर आंखों के सामने 1 लाख लिखा देखकर एक पल के लिए मेरी भी फटके हाथ में आ गई। मुस्कान दबाते हुए मैं सीधा सेठ के पास गया और मासूम बनकर बोला, अंकल देखना जरा, इसमें कुछ निकला है क्या। सेठ जी फोन में रील्स देख रहे थे। चिढ़कर कार्ड लिया और जैसे ही नजर पड़ी, उनकी तो जैसे नानी याद आ गई। जमीन से 2 फीट ऊपर उछल पड़े। आसपास के लोग मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे मैं उनका राशन चुरा के भागा हूँ। मैंने शरीफों की तरह सिर खुजलाया, अरे बस किस्मत की बात है भैया। चूंकि अमाउंट 10,000 से ऊपर था, दुकान वाला कैश नहीं दे सकता था। उसने मुझे क्लेम फॉर्म दिया और मेन ऑफिस भेज दिया। वहाँ 20% टैक्स कटा और कड़क 80,000 रुपए सीधे मेरे बैंक खाते में क्रेडिट हो गए। पुराने 50,000 और ये 80,000। अकाउंट बैलेंस हो गया पूरे 1.3 लाख रुपए। 6 डिजिट का बैलेंस देखकर तो मन में बल्ले बल्ले हो गई। सुबह तक जो बंदा कंगाली में जी रहा था, आधे दिन में उसने आम आदमी की 2 साल की कमाई जेब में डाल ली थी। दबाकर खाना खाया, कमरे पर आया और ऐसी घोड़े बेचकर सोया कि क्या ही बताएं। अगली सुबह जब धूप चेहरे पर पड़ी तो मैंने अपने नए प्लान पर दिमाग लगाया। पत्थरों के जुए में जान का खतरा था। स्क्रैच कार्ड में लाखों का जैकपॉट मिलना प्योरे लक था। तो फिर सबसे तगड़ा और सेफ धंधा कौन सा है। एंटीक यानी पुरानी नायाब चीजों का बाजार। पुराने जमाने की चीजों के बाजार में 99.9% माल नकली और कचरा होता है। पर अगर एक भी असली चीज हाथ लग गई तो हजारों नहीं, सीधे लाखों करोड़ों की छप्पड़ फाड़ कमाई। और मेरी इस पावर के सामने तो ये नकली सामान बेचने वाले बिल्कुल बच्चे थे। नाश्ता पेलकर मैं सीधा शहर के सबसे बड़े एंटीक मार्केट पहुंचा। चारों तरफ भीड़, पुरानी पेंटिंग्स, बर्तन, पीतल के गणेश जी और नकली मूर्तियां सजी थी। मैंने जेब में हाथ डाले, टशन में घूमना शुरू किया और अपनी सक्सेस रेट वाली आंखें चालू कर दी। असली होने का चांस 0%। चाइनीज माल, असली होने का चांस 0%। प्लास्टिक का पेंट, असली होने का चांस 0%। कल रात बनाया गया कचरा, जहां भी देखूं बस 0 ही 0। एक आध जगह 100% दिखा भी तो नीचे लिखा आता 100% असली। पिछले हफ्ते की चाय की केतली या 100% असली। 1980 का जंग लगा ताला। मैंने जोर से सिर पीटा, अबे यार, यहाँ तो असली के नाम पर बस कबाड़ भरा पड़ा है। 1 घंटे तक आंखें फोड़ने के बाद जब मेरी आंखें दुखने लगी और मैं बैठने ही वाला था कि गली के एक कोने में लगे अजीब से ठेले पर मेरी नजर टिक गई। वहाँ एक सूखा सा बुढ़ा गोल टोपी लगाए बैठा था। उसके ठेले पर मिट्टियों से सने फटे पुराने कटोरे और जंग लगे सिक्के पड़े थे, जैसे सीधा किसी की कब्र खोद कर लाया हो। मैंने आदत से मजबूर होकर उस कबाड़ पर अपनी सक्सेस रेट वाली आंखें दौड़ाई। सोचा यहाँ भी 0 ही मिलेगा,
पर अचानक कोने में चमकते अक्षरों में लिखा दिखा, असली होने का चांस 100%। चीफ टाइप, किंग डायनेस्टी खास, छोटे पत्तों वाला शीशम सील बॉक्स। अरे बाप रे, साक्षात किंग साइज का असली माल। ये तो खाली डिब्बा भी अगर नीलामी में गया तो कम से कम लाखों में बिकेगा। मैंने दिल की धड़कन संभाली और नाटकबाजी चालू की। एक टूटे कटोरे को उठाकर बोला, बाबा ये कितने का है? बुढ़े की सोई हुई आंखें एकदम से पट से खुली। बोला, अरे वाह बाबूजी, आंखें हैं तुम्हारी। ये तो सोंग राजवंश की पुरानी धरोहर है, थोड़ा सा क्रैक है पर इसका ऐतिहासिक मूल्य बहुत भारी है। समझदार लगते हो, बस 50,000 दे दो। मेरे मन में तो गालियां निकल रही थी क्योंकि स्क्रीन पर साफ लिखा था, कल रात की जली हुई चीनी मिट्टी। पर मैंने मुंह बनाकर कहा, अरे दादा इतना महंगा? मैं तो बस घर में सजाने के लिए ले रहा था। मेरी माँ को पता चला कि 50,000 का टूटा कटोरा लाया हूँ तो जूते से मारेगी। अरे बाबूजी रुको तो, लेने वाले बनो, दाम कम कर लेंगे। कटोरा तो छोड़ो दादा, ये पुराना लकड़ी का डिब्बा अच्छा लग रहा है, मेरी सील रखने के काम आ जाएगा। चलो इसके 300 रुपए दे देता हूँ। बुढ़ा ऐंठने लगा, अरे बेटा ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, आजादी के जमाने का शीशम है, 300 में नहीं मिलेगा, 3,000 लगेंगे। दादा किसको टोपी पहना रहे हो? सूखी लकड़ी है, पॉलिश उड़ चुकी है, 500 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। देना है तो दो वरना वो चला। चल ले जा, बोहनी का टाइम है। मैंने तुरंत 500 का ऑनलाइन ट्रांसफर किया और डिब्बा हाथ में लपक लिया। हाथ में लेते ही जो उसका वजन और ग्रिप महसूस हुई, भाई साहब 100% असली माल। बिना देर किए मैं सीधा शहर के सबसे आलीशान और सबसे बड़े एंटीक शोरूम जुबेल पैलेस में घुसा। ये वो जगह थी जहाँ बड़े बड़े रईस आते हैं। दरवाजे पर खड़ी सूट साड़ी वाली मैडम ने मेरे गंदे डिब्बे को देखकर थोड़ा मुंह बनाया, पर तहजीब से बोली, सर सामान खरीदना है या बेचना? अपने सबसे बड़े एक्सपर्ट को बुलाओ। थोड़ी ही देर में एक धोती कुर्ते वाले बड़े उस्ताद जी चश्मा चढ़ाकर बाहर आए। उन्होंने डिब्बे को बड़े हल्के में लिया, पर जैसे ही नीचे की नक्काशी पर नजर पड़ी उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे भाई ये तो काउ हेयर पैटर्न वाला असली जितान वुड है। ये नक्काशी, ये फिनिशिंग, ये तो सीधा शाही दरबार का माल है। कहाँ से लाए इसे? मैंने टशन झाड़ा। मार्केट का नियम है, जरिया मत पूछो, बस ये बताओ लोगे या नहीं और दाम कितना दोगे? 3 लाख रुपए। उस्ताद जी बोले, देखो बेटा डिब्बा असली है पर थोड़ा घिसा हुआ है, 3 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं मिलेगा। मेरे अंदर तो ढोल नगाड़े बजने लगे। 500 का माल सीधे 3 लाख में। पर चेहरे पर मैंने ऐसी निराशा दिखाई जैसे उन्होंने मेरी किडनी का सौदा कर लिया हो। 3 लाख? अंकल जी बच्चा समझ के चूना लगा रहे हो क्या? राजा महाराजाओं के जमाने का माल है, अगर आपको कद्र नहीं है तो मैं सामने वाले विष्णु आर्ट्स में चला जाता हूँ। उस्ताद जी घबरा गए क्योंकि अगर ये माल हाथ से गया तो उनका मालिक उनकी लंका लगा देगा। वो तुरंत बोले, अरे रुको, 3.5 लाख, इससे ज्यादा एक अठन्नी नहीं दूंगा। मैंने तुरंत हाथ मिलाया, डील पक्की। बैंक में 3.5 लाख का क्रेडिट मैसेज आया और मेरा टोटल बैलेंस पहुंच गया पूरे 5 लाख रुपए। नौकरी छोड़े हुए बस 24 घंटे हुए थे और ये सीधा आधा मिलियनियर बन चुका था। हवा में उड़ते हुए मैंने सोचा, 5 लाख में इस शहर में घर का बालकनी भी नहीं आता, अपने को तो करोड़पति बनना है। मैं फिर से एंटीक मार्केट की दुकानों में घुस गया। इस बार ठेले नहीं, सीधे दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स और शीशे के केबिन देख रहा था। असली होने का चांस 0%, असली होने का चांस 0%। हर जगह कचरा भरा पड़ा था। तभी एक पेंटिंग वाली दुकान में मेरी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी वाटर कलर पेंटिंग पर पड़ी। उस पर किसी बड़े मशहूर पेंटर के दस्तखत थे। असली होने का चांस 0%, मॉडर्न प्रिंट। मैं मुंह बनाकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन पर डेटा चमका, हिडन लेयर, चांस 100%। पीछे छिपा है सोंग काल का वांग शीजी का शाही कैलीग्राफी पोस्टर। ये देखते ही मेरी सांसें अटक गईं। भाई साहब पेंटिंग के फ्रेम के पीछे करोड़ों का राष्ट्रीय खजाना छिपा था। अगर ये हाथ लग गया तो 5 लाख नहीं, सीधे 5 करोड़ का जैकपॉट लगेगा। मैंने अपने उत्साह को दबाया और दुकान में घुसा। सेठ जी आराम कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहे थे। मैंने पहले 2-3 फालतू पेंटिंग्स उठाई, फिर लापरवाही से उस पेंटिंग की तरफ उंगली उठाई। भैया ये पहाड़ पौधों वाली पेंटिंग कितने की है? मोटा सेठ तुरंत खड़ा हो गया, सीना ठोक कर बोला, अरे छोटा भाई जबरदस्त पसंद है तुम्हारी। ये तो मशहूर चित्रकार की ओरिजिनल मास्टरपीस है। अगर मेरी जेब तंग न होती तो कभी न बेचता। 15 लाख का माल है, तुम्हारे लिए स्पेशल 2 लाख। मैंने मन ही मन कहा, अबे साले 200 रुपए की प्रिंटेड शीट का 2 लाख मांग रहा है। फिर मैंने हंसते हुए उसकी पोल खोलना शुरू कर दिया। भैया जब हम और आप दोनों जानते हैं कि माल में गोलमाल है तो ज्ञान क्यों बांट रहे हो? ये पेंटिंग भले ही पुरानी लगे पर किनारे देखो, साफ दिख रहा है कि मॉडर्न मशीन से कटी है। स्याही भी एकदम सूखी और सपाट है। स्प्रे प्रिंटिंग का कमाल है। इसको असली बताकर बेचोगे तो कंज्यूमर कोर्ट वाले आपकी लंका लगा देंगे। सेठ की हवा निकल गई पर हंसते हुए बोला, अरे छोटे भाई पकड़े गए तो क्या हुआ, कला तो कला है, घर में लगाओगे तो टशन बनेगा। चलो 8,000 दे दो। पेंटिंग तो रद्दी है, मुझे नहीं चाहिए, पर इसके पीछे का जो फ्रेम और पुराना कागज है वो थोड़ा काम का लग रहा है। मैं पेंटिंग बाइंडिंग सीख रहा हूँ तो प्रैक्टिस के लिए पुराना कागज चाहिए। 2,000 में दूंगा, देना है तो बोलो, वरना वो चला। मार्केट में नकली सामान बेचने वाले और भी बहुत हैं। 200 रुपए की घटिया प्रिंटेड शीट का 2,000 मिल रहा था तो सेठ के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत पेटीएम का QR कोड आगे कर दिया। चलो भाई 2,000 में ले जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। 2,000 का मैसेज बजते ही उसने पेंटिंग लपेट कर मुझे थमा दी। पेंटिंग हाथ में आते ही मेरी छाती गजब से चौड़ी हो गई। भाई साहब
2000 रुपए में करोड़ों की नेशनल ट्रेजर हाथ लग चुकी थी। खुशी के मारे गाड़ियां ओवरटेक करता हुआ मैं सीधे कमरे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद किया, टेबल साफ की और उस पेंटिंग को बिछा दिया। पुरानी पेंटिंग्स में छुपाकर सामान रखने की कला बहुत बारीक होती है। मैंने नीचे से सर्जिकल ब्लेड और पानी का स्प्रे बोतल मंगवाया। स्प्रे से पानी की बारीक बूंदें किनारों पर मारी ताकि पुरानी गोंद नरम पड़े। फिर ब्लेड की नोक से एकदम संभाल कर किनारे से कट लगाया। सांसें थमी हुई थी, हाथ जरा सा भी हिलता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। पूरे 2 घंटे की मेहनत और पसीने से भीगने के बाद जब ऊपर की नकली परत हटी तो अंदर से निकला असली खजाना। सोंग राजवंश का वो शाही कैलीग्राफी पोस्टर। पन्नों पर भले थोड़ा सा वक्त का निशान था, पर लिखावट ऐसी थी जैसे अभी अभी स्याही सुखी हो। सबसे बड़ी बात, कोने में सोंग काल के राजाओं की और आगे चलकर महाराजाओं की शाही लाल मोहरें लगी हुई थी। मेरी तो फटी की फटी रह गई। टेबल पर झुका, मैं हांफने लगा। इंटरनेट पर ऐसी ही एक आधी अधूरी शाही कैलीग्राफी करोड़ों में बिकी थी। अगर इसकी बोली लगी तो कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए सीधे जेब में। सोचो जरा, 1200 रुपए से शुरुआत की थी और 48 घंटे के अंदर सीधे 10 करोड़ से ऊपर के खजाने का मालिक। अभी मैं सोच ही रहा था कि इस खजाने को सेफली कैश में कैसे बदलूं, तभी मेरा फोन तेजी से बजा। अननोन नंबर। मैंने फोन उठाया तो उधर से एक भारी और खतरनाक आवाज आई। वही हो ना जिसने आज दोपहर जुपेल पैलेस में 500 रुपए का डिब्बा 3.5 लाख में चेपा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? शांति रखो छोटे भाई, एंटीक मार्केट में कोई बात छिपी नहीं रहती। 500 का सामान 3.5 लाख में बेचने के लिए जिगर और आंखें दोनों चाहिए। कल रात शहर के बाहर वाले फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ा गुप्त बाजार लग रहा है। जमीन के नीचे से निकले कुछ बहुत भारी माल आ रहे हैं। परखने के लिए तेरी जैसी बाज की नजर चाहिए। अगर असली माल पहचान दिया तो 10 लाख रुपए कमीशन नकद। आना हो तो आना, पर पुलिस को मत बताना। फोन कट गया और टोन बजने लगी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। समझ आ गया कि एंटीक बाजार का खेल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मेरी एक डील से ही लोग मेरे पीछे पड़ गए थे और मेरी पूरी कुंडली निकाल ली थी। साधारण इंसान होता तो डर के मारे उसकी फट के हाथ में आ जाती और वो रात की ट्रेन पकड़कर भाग जाता, पर मेरे पास तो वो शक्ति थी जो हर झूठ के पार देख सकती है। मेरे चेहरे पर एक शातिर और टशन भरी मुस्कान आ गई जब सामने से चलकर पैसा आ रहा है। तो चलो देखते हैं इस खेल का असली खिलाड़ी कौन बनता है। रात गुजरी और अगली सुबह होते ही मैंने उस शाही कैलीग्राफी को बाजार में बेचने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि भाई साहब, इतने बड़े लेवल का नेशनल ट्रेजर अगर बिना सोच समझे किसी भी ऐरे गैरे को बेचने जाओ तो सामने वाला कीमत तो गिराएगा ही, साथ ही पीछे से कोई गुंडा या अथॉरिटी लगा देगा सो अलग। और मैं ठहरा बस थोड़ा बहुत कैश जेब में लेकर घूमने वाला आम बंदा। किसी बड़े माफिया से पाला पड़ा तो मेरी तो सीधे लंका लग जाएगी। तो मैंने तुरंत कैब पकड़ी और सीधा पहुंचा शहर की सबसे बड़ी बैंक में। वहां 2000 रुपए फूंक कर सबसे हाई सिक्योरिटी वाला लॉकर किराए पर लिया और उस नायाब खजाने को सेफ के अंदर ठूंस कर ताला मार दिया। तब जाकर मेरी अटकी हुई सांस वापस आई कि चलो कम से कम खजाना तो सेफ है। जैसे ही शाम का अंधेरा ढला मैं उस रहस्यमयी SMS वाले पते पर निकल पड़ा। शहर के उत्तर में बना यूनशुई विला। कहने को तो वो एक VVIP प्राइवेट क्लब था, पर था साला एकदम बियाबान जंगल में। आसपास दूर दूर तक एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। कैब वाले ने मुझे उतारा और ऐसे एक्सीलेटर दबा के भागा मानो पीछे भूत पड़ गया हो। मैंने सिर खुजलाया, अरे भाई इतनी भी क्या फट रही है। फिर मैं उस अंधेरी सन्नाटे वाली गली में आगे बढ़ा। अभी गेट तक पहुंचा भी नहीं था कि झाड़ियों के पीछे से 2 बाउंसर जैसे काले सूट वाले पहलवान निकल आए। अरे ओए, कहाँ घुसा चला आ रहा है? आज विला बंद है। मैंने भी टशन झाड़ा। तुम्हारे मालिक ने ही बुलाया है आज रात के बड़े खेल में बाज की नजर लगाने। उनमें से एक ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर उसके कान के वॉकी टॉकी में आवाज आई, आने दो। उन्होंने रास्ता छोड़ दिया और बोले, सेठ जी ऊपर 2nd फ्लोर पर वेट कर रहे हैं। विला के अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर भले कबाड़खाना लग रहा था, पर अंदर ऐसा आलीशान झूमर और मार्बल लगा था कि क्या ही बताऊं। तभी एक सुंदर सी साड़ी वाली मैडम आई और मुझे VIP रूम में ले गई। भारी भरकम दरवाजा खुला और अंदर का माहौल देखते ही मेरी थोड़ी सी फट के हाथ में आ गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल टेबल लगी थी। बीच में बैठा था 40-45 साल का एक कड़क बंदा, जिसके चेहरे पर लिखा था माफिया। यही था वो सेवन जी। उसके बाईं तरफ 3 60 साल के बुढ़े चश्मा चढ़ाए बैठे थे, जिनकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि एंटीक बाजार के पुराने चावल हैं। मुझे देखते ही सोने का चश्मा पहने एक बुढ़े ने मुंह बनाकर थूका, अरे सेठ जी ये क्या मजाक है? आज इतने बड़े करोड़ के सौदे में हम 3 पुराने उस्तादों को बुलाया सो तो ठीक है, पर इस दूध पीते बच्चे को यहाँ क्यों ले आए? सेवन जी हंसा, अरे गुप्ता जी शक्ल पर मत जाओ। इस लौंडे ने कल ही 500 रुपए के कबाड़ में से 3.5 लाख का असली शीशम का डिब्बा निकाला है। नजर इसकी तुम तीनों से कम नहीं है। तीनों बुढ़ों के मुंह पर तमाचा पड़ा, पर फिर भी मुझे घूरते रहे। मैंने उनकी बकवास को घास नहीं डाली, सीधा कुर्सी खींच कर बैठा और कूल बनते हुए बोला, सेठ जी टाइम पास छोड़ो, रूल्स मुझे पता है। माल कहाँ है? सेवन जी मुस्कुराया और ताली बजाई। तुरंत 4 बाउंसर 3 भारी भरकम लकड़ी के बक्से उठाकर लाए। बक्सा खुलते ही ऐसी सड़ी हुई मिट्टी और केमिकल की बदबू आई कि मेरी तो नाकों में दम हो गया। ये तीनों माल अभी अभी खुदाई से निकले हैं। शाही जमाने का तांबे का बर्तन और पुरानी मूर्तियाँ।
आज रात एक बड़ा खरीदार आ रहा है जो 2 करोड़ फेंकने को तैयार है, पर मैं बिना पक्के सबूत के सौदा नहीं करता। तुम चारों में से जो भी मुझे आज इन तीनों चीजों का 100% सच बता देगा। टेबल पर रखा ये 10 लाख कैश उसका। इतना कहते ही बाउंसर ने कड़क नोटों से खचाखच भरा काला बैग टेबल पर पटक दिया। गड्डियां देखकर तीनों बुड्ढों की आंखों में ऐसी हवस जागी जैसे भूखे भेड़ियों ने मांस देख लिया हो। वे तुरंत आव देखा नताव, लेंस और टॉर्च लेकर सामान पर टूट पड़े, पर ये हिल तक नहीं। मैंने अपनी सक्सेस रेट वाली आंखें चालू की और तीनों चीजों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। 1, पहली मूर्ति मिट्टी से सनी तगड़ी शाइन वाली, असली होने का चांस 0%, पिछले महीने की भट्टी का माल। दूसरी पुरानी कटोरी, असली होने का चांस 0%, केमिकल एसिड से सड़ाई गई प्लास्टिक मिट्टी। तीसरा, सबसे भारी तांबे का बड़ा मटका जिस पर हरा लाल जंग लगा था, असली होने का चांस 0%, कल रात केमिकल छिड़क कर बनाया गया कबाड़। मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अबे साले, ये कोई खजाना नहीं, सीधा सीधा फ्रॉड माल था। पर सबसे अजीब बात तो अब हुई। तीनों बुढ़े 20 मिनट तक लेंस से देखने का नाटक करते रहे, फिर फुसफुसाए और वो चश्मे वाला बुढ़ा छाती ठोक कर बोला, सेठ जी मुबारक हो। तीनों के तीनों 100% असली शाही जमाने के खजाने हैं, खासकर ये तांबे का मटका। ये तो म्यूजियम का माल है। 2 करोड़ क्या, 3 करोड़ में भी कम है। हाँ सेठ जी, रंग रूप एकदम असली है। आपकी तो लॉटरी लग गई। 7 जी ने मेरी तरफ देखा। अरे छोटे, तूने तो हाथ भी नहीं लगाया, देखना नहीं चाहता या समझना ही नहीं आता। मैंने टेबल पर रखी चाय की चुस्की ली और मन ही मन हंसा, क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी पावर से उन तीनों बुड्ढों का प्रोफाइल चेक किया था। आपस में मिलकर सेठ को चूना लगाने का चांस 100%। अरे बाप रे, ये तीनों पुराने उस्ताद चोरों और नकली माल बनाने वालों से मिले हुए थे। वे सेठ की कम अक्ल का फायदा उठाकर नकली कबाड़ चिपकवा कर 2 करोड़ ऐंठना चाहते थे, और सेठ को उन पर शक था, इसलिए उसने मुझे तीसरे बंदे के रूप में बुलाया था। अब तो खेल का मजा आ गया। मैंने चाय का कप रखा और खड़ा हो गया। सेठ जी, ये 10 लाख का बैग तो मेरा है। चश्मे वाला बुढ़ा भड़क गया। अबे कल के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमने पास कर दिया है, तू कौन होता है बोलने वाला? मैंने उसको इग्नोर किया और सीधा उस भारी तांबे के मटके के पास पहुंचा। फिर 7 जी की आंखों में आंखें डालकर बोला, सेठ जी, अगर ये असली हुआ तो करोड़ों का है, पर अगर मैं इसे अभी हथौड़े से तोड़ दूं तो आपको दुख तो नहीं होगा ना? 7 जी कड़क आवाज में बोला, अगर तूने साबित कर दिया कि ये नकली है तो तू इसे फोड़ दे, लेकिन अगर ये असली निकला तो आज रात तू और ये तीनों बुढ़े इस विला से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। इतना सुनते ही कमरे में खड़े 10 बाउंसरों ने अपनी अपनी डंडे और कट्टे निकाल लिए। तीनों बुढ़ों की तो डर के मारे फट के हाथ में आ गई। उनके मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? पर मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुरंत पास रखे बाउंसर के हाथ से लोहे का रॉड छीना और सीधे उस भारी तांबे के मटके पर दे मारी। धाड़ करके एक जबरदस्त आवाज आई, और जो मटका सदियों पुराना और अटूट बताया जा रहा था, उसका एक कोना ताश के पत्तों की तरह टूट कर गिर गया। अंदर से चमचमाता हुआ मॉडर्न पीतल झांकने लगा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी का मर्डर हो गया हो। मैंने उस चमकीले कोने पर उंगली मारी और जहर उगला। अरे गुप्ता जी, जरा अपनी बाज जैसी आंखों से देखकर बताओ, क्या ईसा पूर्व जमाने में भी ऐसी बिजली वाली भट्टी से ढलाई होती थी? और ये अंदर का पीतल, इसमें कौन सा प्राचीन केमिकल मिला है? गुप्ता बुढ़ा वो चमकता पीतल देखते ही धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाथ पैर ऐसे कांपने लगे जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। मैं यही नहीं रुका। मैंने दूसरा वो प्राचीन ऊंट उठाया और उठा के जमीन पर पटका। छपाक करके उसके 50 टुकड़े हो गए। मैंने सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया, उल्टे साइड घुमाया और सीधा 7 जी की नाक के आगे चिपका दिया। उसके नीचे मॉडर्न डाई से साफ साफ लिखा था, मेड इन चाइना। बाउंसरों में से एक बंदे की तो हंसी छूट गई, पर 7 जी का मुंह मारे गुस्से के कड़वा जहरीला हो गया। तुम तीनों बुड्ढों की इतनी औकात, मेरी पीठ पीछे मुझे ही चूना लगा रहे थे। 7 जी गर्जा, घसीट के बाहर ले जाओ, टांगे तोड़ो और सीधा नदी में फेंक दो। बाउंसरों ने तीनों बुड्ढों को गिरेबां की तरह पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। उनकी चीखें दूर तक गूंजती रहीं। कमरा शांत हुआ तो 7 जी ने एक लंबी सांस ली। मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में खौफ और इज्जत दोनों साफ दिख रही थी। छोटू, मानना पड़ेगा, जिगर भी है और नजर भी। आज तूने मुझे 2 करोड़ की चपत लगने से बचा लिया। ये 10 लाख तेरा इनाम। मैंने बिना एक पल गंवाए वो नोटों से भरा बैग उठाया। ज्यादा लालच करना यानी काली रात में जान गंवाना। मैं मुड़ा और निकलने ही वाला था कि पीछे से 7 जी की आवाज आई, रुक छोटे, 2 करोड़ बचाए हैं तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। एक चीज है जो बरसों से मेरे पास पड़ी है, समझ नहीं आती, जरा देखकर बता दे, 5 लाख और दूंगा। उसने जेब से एक मखमली डिब्बा निकाला और टेबल पर रखा। अंदर एक हल्के पीले रंग का बिना नक्काशी वाला चौकोर पत्थर रखा था। मेरा मन तो था कि मना कर दूं, पर जैसे ही मेरी सक्सेस रेट वाली नजर उस पर पड़ी, स्क्रीन पर धमाका हुआ। असली होने का चांस 100%। किंग डायनेस्टी का सबसे नायाब तियान हुआंग नेचुरल स्टोन। हिडन इन्फो नीचे की सूखी मिट्टी के नीचे छपा है। महान चित्रकार ची बैशी की निशानी। अरे मैया रे, मेरी छाती धक धक करने लगी। एंटीक बाजार में कहावत है, 1 तोले का तियान हुआंग 10 तोले सोने से भी महंगा होता है। ऊपर से इस पर देश के सबसे बड़े मास्टर चित्रकार का नाम खुदा था। मिट्टी साफ करते ही इसकी कीमत कम से कम 50 लाख पहुंचेगी। मैंने अपनी राल टपकने से रोकी, चेहरे पर वैसा ही बोरिंग सा मुंह बनाया और पत्थर को घुमा फिरा कर देखा। सेठ जी,
सच बताऊं, पत्थर तो वही है, पर असली अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है। इसमें डस्ट है, रंग भी दबा हुआ है, मुश्किल से 2-3 लाख का माल होगा। ऊपर से नीचे गंदी मिट्टी जमी है जो अंदर तक घुस चुकी है। सेठ ने माथा पीटा, अरे यार, मैंने तो 10 लाख में खरीदा था, कट गया मेरा। मैंने मासूमियत का कार्ड खेला। सेठ जी, रिश्ता बना रहे इसलिए एक बात बोलूं, मेरे दादाजी को ऐसे पीले पत्थरों से खेलने का शौक है। आपने आज 10 लाख दिए हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक काम करो, इस 10 लाख में से 5 लाख आप वापस रख लो और ये पत्थर मुझे दे दो। आपके घाटे की भरपाई भी हो जाएगी और दादाजी भी खुश। सेठ को लगा कि लौंडा इमोशनल बेवकूफ है, अपने ही कमाए पैसे मुझे वापस दे रहा है। वो तुरंत हंसकर बोला, चल भाई, तू भी क्या याद रखेगा, ले जा खेल। मैंने तुरंत बैग से 5 लाख कैश निकाल कर टेबल पर पटके, वो नायाब पत्थर जेब में ढूंसा और बिना पीछे देखे विला से बाहर निकल आया। टैक्सी में बैठते ही मैंने जो राहत की सांस ली, भाई साहब, पूरी पीठ पसीने से भीगी हुई थी, मौत के मुंह से निकल कर आया था। कमरे पर पहुंचते ही मैंने गुनगुना पानी लिया, एक सॉफ्ट ब्रश उठाया और पत्थर के नीचे जमी मिट्टी को धीरे धीरे घिसना शुरू किया। जैसे ही मिट्टी की परत हटी, 4 प्राचीन सुंदर अक्षर निकल आए, ची बैशी की निशानी। अरे बल्ले बल्ले, मैं तो मारे खुशी के बेड पर उछलने लगा। अगले दिन मैं किसी छोटे मोटे बाजार नहीं गया, सीधा शहर के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस पहुंचा, जहां बड़े बड़े रईस बोली लगाते हैं। 3 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने चेक किया और मुहर लगा दी। 100% असली शाही मास्टरपीस। सामने ऑक्शन में महीनों लग जाते, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और सीधे 38 लाख रुपए में ऑक्शन हाउस के साथ डायरेक्ट बायआउट डील साइन कर ली। टैक्स और कमीशन कटने के बाद कड़क 38 लाख रुपए सीधे मेरे बैंक खाते में लैंड हुए। पुराने 50,000 मिलाकर अब मेरा टोटल बैलेंस था पूरे 43 लाख रुपए। 1,200 रुपए से 43 लाख। संपत्ति 3,500 गुना बढ़ चुकी थी, पर मैंने दिमाग ठंडा रखा। एंटीक बाजार के गुंडों की नजर अब मुझ पर थी। अगर मैं बार बार यहाँ से खजाना निकालता रहा तो कोई दिन गोली खा जाऊंगा। मुझे ऐसा बाजार चाहिए था जहाँ पैसा लीगल हो, बाजार बड़ा हो और किसी बाप का डर न हो। और वो जगह थी गुआंगडोंग का पिंगझो जेड मार्केट। पूरे देश की सबसे बड़ी असली हीरों और पत्थरों की सरकारी नीलामी, जहां म्यांमार से सीधे बड़े बड़े पत्थर आते हैं और एक एक पत्थर पर करोड़ों की बोली लगती है। मेरी सक्सेस रेट वाली पावर के सामने वो पूरा ऑक्शन मार्केट ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। मैंने 50,000 रुपए खर्च करके ऑक्शन का VIP एंट्री पास बनवाया, पहली क्लास का फ्लाइट टिकट बुक किया और सीधा गुआंगडोंग के लिए उड़ान भर ली। शाम को जब मेरे कदम पिंगझो की जमीन पर पड़े तो हवा में ही पैसों की खनक महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने पिंगझो में कदम रखा, भाई साहब, वहाँ तो हर इंसान के सिर पर सिर्फ और सिर्फ जमर्रद और हीरों का भूत सवार था। सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा तो कटिंग फैक्ट्रियां और चमचमाती दुकानें थीं और हवा में ऐसी मिट्टी पत्थर की महक थी मानो पूरे शहर का ही ईमान डोल चुका हो। अगली सुबह मैं अपना VIP पास छाती पर चिपकाकर पिंगझो ऑक्शन के ग्रैंड हॉल में पहुंचा और भाई, अंदर का नजरा देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा वो हॉल, जहाँ लाखों करोड़ों के पत्थर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे हमारे यहाँ बाजार में आलू प्याज बिक रहे हो। कुछ पत्थर मुट्ठी भर तो कुछ सीधे कार जितने बड़े। हर पत्थर पर लाल पेंट से नंबर और बेस प्राइस लिखा हुआ था। बड़े बड़े अमीर सेठ और बिजनेस टाइकून हाथ में टॉर्च लिए जमीन पर रेंग रेंग कर पत्थरों की कुंडली खंगाल रहे थे। बीच बीच में जैसे ही कटिंग मशीन की घुर्रर आवाज आती, किसी की चीखें निकलती तो कोई नाचने लगता। एक तरफ सीधे जन्नत तो दूसरी तरफ सीधे लंका। पर मेरे लिए, अरे दादा, ये तो सीधा सीधा अनलिमिटेड कैश निकालने का ATM था। मैंने लंबी सांस ली और अपनी सक्सेस रेट वाली तीखी आंखें चालू कर दी। पलक झपकाते ही पूरी दुनिया डेटा के समंदर में बदल गई। हे हरा माल निकलने का चांस 0%। हेरा माल निकलने का चांस 0%। डेहरा माल निकलने का चांस 100%। ज्यादातर पत्थर तो बिल्कुल रद्दी और कबाड़ थे, पर मैंने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यहाँ का खेल 2 तरीकों से चलता है। ओपन बोली, जहाँ सब चिल्ला चिल्ला कर बोली लगाते हैं, और सीक्रेट बॉक्स बोली, जहाँ पर्ची पर दाम लिखकर डिब्बे में डालना होता है। मेरे पास तो कुल जमा 43 लाख रुपए थे। अरबपति सेठों के सामने मेरा ये बजट तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। अगर मैं चमकते हुए जबरदस्त पत्थरों पर बोली लगाता तो ये अमीर सेठ मुझे चील की तरह नोच खाते। इसलिए मेरी निंजा तकनीक साफ थी। ऐसा पत्थर ढूंढो जो बाहर से बिल्कुल भद्दा और बकवास दिखे, सब उसे रद्दी समझकर थूके, पर अंदर छुपा हो अरबों का खजाना। मैं 3 घंटे तक सीक्रेट जोन में भटकता रहा। 1200 पत्थर स्कैन मारे, कुछ 100% वाले मिले भी, पर अंदर का माल ऐरा गहरा था, जिसे बेचकर मुश्किल से 2-4 लाख ही बचते। मेरा पेट इतने छोटे मुनाफे से नहीं भरने वाला था। चलते चलते जब मेरी टांगे जवाब दे गईं और मैं पानी पीने कोने की तरफ बढ़ा, तभी सबसे आखिरी कोने में कचरे के ढेर की तरह पड़ा एक काला कलूटा पत्थर मेरी नजर में आ गया। तरबूज के साइज का वो पत्थर ऐसा खराब था कि कोई उसे फ्री में भी न ले। काला रंग, ऊपर से एक इतनी भयानक दरार जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दिए हो, और ऊपर से जहरीले काले धब्बे। पत्थर बाजार का नियम है, अगर काले धब्बे और दरार आ गई तो अंदर चाहे हीरा ही क्यों न हो, वो चूर चूर हो चुका होगा। इसलिए उस बदसूरत पत्थर की शुरुआती कीमत रखी गई थी सिर्फ 10,000 रुपए, पर फिर भी कोई उसकी तरफ थूक तक नहीं रहा था। पर जैसे ही मेरी पावर वाली नजर उस रद्दी पत्थर पर पड़ी, मेरी आंखें फैलकर तरबूज हो गईं। स्क्रीन पर चमचमाते अक्षरों में लिखा आया, हरा माल निकलने का चांस 100%। क्वालिटी, दुनिया का सबसे दुर्लभ और महंगा इंपीरियल डार्क ग्रीन।
अरे बाप रे, इस साइज के पत्थर से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी निकल आए तो उसकी कीमत करोड़ों में होगी। और इस तरबूज जितने बड़े पत्थर में ऊपर की सिर्फ 3 सेंटीमीटर की दरार को छोड़ दें तो अंदर का पूरा माल मक्खन जैसा साफ और बेदाग था। इस पत्थर का नंबर था 8864 और सीक्रेट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा था। एक बंदे ने भी उसमें पर्ची नहीं डाली थी। मैंने शातिर दिमाग चलाया। मैंने सीधे जाकर उस पत्थर पर एक हल्की लात मारी और आसपास खड़े व्यापारियों से हंसते हुए बोला, अरे भाई, ऑक्शन वाले पागल हो गए हैं क्या? इस गलीच ईंट को भी नीलाम करने रख दिया। पास खड़े एक सेठ ने ठहाका मारा, अरे छोटे, ये पत्थर तो खदान वाले ने फ्री के कचरे में फेंका था। अगर तेरे पास पैसा ज्यादा हो गया है तो डाल दे पर्ची, अंदर से कोयला ही निकलेगा। मैंने भी उसके साथ झूठी हंसी। हाँ, सही कहा भाई, और वहाँ से टहलते हुए खिसक गया। पर मन में ठान लिया था, ये पत्थर तो सिर्फ मेरा है। सीक्रेट बॉक्स बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैंने कोने में जाकर पर्ची निकाली। मन में तो आया कि 20,000 लिख दूं, पर अगर किसी किस्मत के धनी जुआरी ने 50,000 डालकर बाजी मार ली तो मेरी तो लंका लग जाएगी। इसलिए मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर एक ऐसा नंबर लिखा कि सामने वाला चाहकर भी आगे न निकल पाए। 8,88,888। पर्ची मोड़ी, भागा गया और बॉक्स बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले डिब्बे में ठूंस दी। दोपहर के 2 बजे जब बड़ी स्क्रीन पर रिजल्ट रोल होने शुरू हुए तो पूरे हॉल में धुकधुकी बढ़ी हुई थी। और जैसे ही 8,864 नंबर के आगे जीत की रकम चमकी 88.8 लाख, पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। अबे कौन चुतिया है बे, इस सड़े हुए काले पत्थर के लिए 8.8 लाख रुपए फेंक दिए। नक्काशीदार रद्दी पर 9 लाख फूंक दिए। लगता है साले का दिमाग फट गया है। सबके ताने, ठहाकों और हैरान चेहरों के बीच मैं एकदम कूल बनकर छाती तानकर काउंटर पर पहुंचा, अपना कार्ड स्वाइप किया और बिल पर दस्तखत ठोक दिए। जैसे ही वो काला भारी पत्थर मेरे हाथों में आया, मुझे समझ आ गया था कि आज पिंजो शहर में ऐसा भूकंप आने वाला है जो सबकी धज्जियां उड़ा देगा। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे ओ शूरवीर, यही काट के दिखाना, हम भी देखें तेरा 9 लाख का कोयला। मैंने मुस्कुराकर मुड़कर देखा। जरूर भाई साहब, आप सबका मनोरंजन करना तो मेरा फर्ज है, बस दिल थाम के देखना, कहीं सदमा न लग जाए। मैं उस पत्थर को उठाकर पूरे हॉल की सबसे बड़ी पानी वाली कटिंग मशीन पर ले गया। मुझे ये खेल सबके सामने ही खेलना था, क्योंकि बड़े बड़े रईसों की आंखों के सामने जब वो हरा रंग चमकेगा तभी मुझे इसकी सबसे बड़ी और अनमोल कीमत मिलेगी। कटिंग मशीन वाले उस्ताद जी ने लापरवाही से पूछा, हाँ भाई मालिक, कहाँ से चीरूं? बीच की इस बड़ी दरार से 2 टुकड़े कर दूं क्या? आमतौर पर दरार देखकर सब वहीं से ब्लेड चलाते हैं, पर अगर उसने बीच में से काटा तो अंदर का वो बेदाग शाही हीरा 2 टुकड़ों में कटकर आधा हो जाता और उसकी कीमत जमीन पर गिर जाती। मैंने तुरंत जेब से कड़क 10,000 का कैश निकाला और मशीन पर पटक दिया। उस्ताद जी, काटने का नहीं, इस दरार के किनारे से बस घिसना शुरू करो। याद रखना, सिर्फ 3 सेंटीमीटर गहरा जाना, उससे 1 मिलीमीटर भी ज्यादा नहीं। ये 10,000 आपकी मेहनत के, बस हाथ मलाई की तरह हल्का चलाना। भीड़ फिर हंस पड़ी। अबे डर गया लौंडा, चीरने की हिम्मत नहीं हो रही तो रगड़वा रहा है, कल तक घिसते रहो, निकलेगा कबाड़ ही। पर उस्ताद जी ने जब 10,000 का नोट देखा तो उनकी आंखें चमक गईं। उन्हें क्या लेना देना कि मैं पागल हूँ या नवाब। उन्होंने तुरंत पत्थर को मशीन में कसा और उस्ताद जी ने भारी भरकम सैंडर मशीन सेट की, बारीक घिसाई वाला व्हील लगाया और स्विच ऑन कर दिया। घुर्रर्रर्र की कानफोड़ू आवाज के साथ उस काले रद्दी पत्थर की ऊपर की पपड़ी उखड़ने लगी। 10 मिनट में उस्ताद जी पसीने पसीने हो गए और मशीन ठीक 3 सेंटीमीटर गहराई तक पहुंचकर रुक गई। मालिक, घिसाई हो गई है, थोड़ा पानी मार के देखोगे क्या? भीड़ में से आवाज आई। अरे क्या देखना बे, अंदर से काला कचरा पानी ही निकलेगा। सही कहा भाई, चलो टाइम वेस्ट है, चलो यहाँ से। मैंने किसी की बकवास पर ध्यान नहीं दिया। मैं छाती ठोक कर आगे बढ़ा, पास पड़ी पानी की पाइप उठाई और उस बनी हुई छोटी सी खिड़की पर पूरी स्पीड से पानी की धार मार दी। और फिर अगले ही पल जो हुआ उसने सबकी दुनिया हिला के रख दी। जैसे ही पानी उस खिड़की पर पड़ा, अंदर से ऐसा गहरा, गाढ़ा और रसदार हरा रंग चमका मानो किसी ने अंधेरे कमरे में हाई वोल्टेज की सर्च लाइट जला दी हो। जो भीड़ अभी तक ठहाके मार रही थी वो ऐसे चुप हुई मानो किसी ने सबका गला दबा दिया हो। सन्नाटा, ऐसा कि चींटी के चलने की आवाज भी सुनाई दे जाए। अबे साले, ये तो हरा निकला। अरे बाप रे बाप, ये तो महा लॉटरी लग गई रे। ओ तेरी, पूरा का पूरा हरा, एक दरार तक नहीं है अंदर। ये तो पूरा आर पार साफ माल है। पास खड़ा एक सोने की मोटी चैन वाला मोटा सेठ, उसकी तो आंखें उबलकर बाहर आने को हो गईं। वो पागलों की तरह भागकर मशीन पर गिरा, जेब से टॉर्च निकाली और सीधे उस खिड़की पर चिपका दी। जैसे ही लाइट पड़ी, पूरे पत्थर के अंदर से एक जहरीली, शाही और दिल चुराने वाली हरी रोशनी फूट पड़ी। ऐसा हरा रंग जो सिर्फ सपनों में दिखता है, जिसमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं थी। वो मोटा सेठ जमीन पर धड़ाम से पिछवाड़े के बल गिर पड़ा। मुंह से थूक निकल रहा था और होंठ कांप रहे थे। ग्लो, ग्लास क्वालिटी, इंपीरियल डार्क ग्रीन, ये तो पौराणिक सम्राट जमर्रद है। जैसे ही इंपीरियल ग्रीन नाम गूंजा, पूरे ऑक्शन हॉल में मानो 10 तीव्रता का भूकंप आ गया। जो अरबपति सेठ दूसरे कोनों में शांति से चाय पी रहे थे या पत्थर देख रहे थे, वे सब हाथ का सामान फेंककर पागलों की तरह इस तरफ भागने लगे। 2 मिनट के अंदर उस कटिंग मशीन के चारों तरफ 1000 लोगों की दीवार बन गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ी कि ऑक्शन के 15-20 बाउंसरों को दौड़कर सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। एक सेठ चिल्लाया, छोटे भाई, अब और मत घिस, रुक जा, मैं जोश ज्वेलर्स का हेड हूँ। इस आधे खुले पत्थर के 3 करोड़ रुपए अभी हाथ के हाथ कैश देता हूँ। दूसरा मुंह बनाकर बोला, 3 करोड़ में तो झाड़ू भी न मिले।
ये इंपीरियल ग्रीन है बे, इसमें से 5 कंगन निकलेंगे। छोटे भाई, मैं 5 करोड़ देता हूँ, किसी और को मत देखना। जो बड़े बड़े अरबपति टाइकून कल तक आम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते थे, आज वे मेरे सामने सब्जी बाजार की औरतों की तरह गिड़गिड़ा रहे थे और बोली बढ़ा रहे थे। मेरा कलेजा चौड़ा हो गया। मन में तो ऐसी गदर खुशी हो रही थी कि क्या बताऊं, पर चेहरे पर मैंने वैसा ही कड़क और सीरियस लुक बनाए रखा। मुझे पता था अभी पिक्चर का क्लाइमेक्स बाकी है। बोली जब 6.5 करोड़ पर जाकर अटक गई, तभी भीड़ के पीछे से एक भारी और गंभीर आवाज आई, मैं 8 करोड़ रुपए देता हूँ। भीड़ तुरंत 2 हिस्सों में बांट गई। पीछे से एक बुजुर्ग सेठ लाठी टेकते हुए आए। अरे बाप रे, हांगकांग के मिस्टर जेवियर, ये तो पूरे एशिया के ज्वेलरी किंग हैं। अब कोई आगे नहीं बोल पाएगा। बुजुर्ग सेठ ने मेरी तरफ देखा और बोले, यंग मैन, 9 लाख का पत्थर और 8 करोड़ का ऑफर, 100 गुना का सीधा मुनाफा। अगर अंदर कोई खराबी भी निकली तो वो रिस्क मेरा। क्या कहते हो, डील पक्की? मैंने एक बार फिर अपनी पावर से पत्थर को स्कैन किया। मुझे पता था कि अगर इसे पूरा छील दूं तो ये 10-12 करोड़ का बिकेगा। पर दादा, ज्यादा लालच यानी गले में फांसी। 8 करोड़ का कैश हाथ में आना यानी बिना किसी रिस्क के राजा बन जाना। ऊपर से इतने बड़े माफिया किंग से दुश्मनी कौन ले? मैंने तुरंत हाथ मिलाया। सेठ जी, डील पक्की, माल आपका, पैसा मेरा। आधे घंटे बाद VIP लाउंज में मेरे फोन पर टिंग करके मैसेज आया, आपके खाते में 8 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं। कुल बैलेंस 8 करोड़ 43 लाख रुपए। 8 करोड़ 43 लाख रुपए। मेरी छाती धक धक करने लगी। 1200 रुपए से शुरू हुआ ये बंदा आज 8.4 करोड़ का मालिक बन चुका था। मैं अब आम जनता की कैटेगरी से निकलकर सीधे मल्टी मिलियनियर क्लब में प्रमोट हो चुका था। इतनी बड़ी रकम थी कि पिंगझोउ पुलिस ने मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट किया। फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में बैठते ही एयर होस्टेस मेरे लिए शैंपेन लेकर आई और 100 वॉट की स्माइल दी। पर मेरा दिमाग तो आगे का गेम प्लान बना रहा था। अब मेरे पास अंधा पैसा था। पर भाई, दुनिया का नियम है, सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, रुतबा और पावर भी चाहिए। अगर मैं ऐसे ही टपोरियों की तरह सड़कों और गली कूचों में घूमकर खजाना ढूंढता रहा तो कोई भी बड़ा गुंडा मुझे किडनैप करके मेरी लंका लगा देगा। इसलिए मैंने ठान लिया, अब शहर के सबसे पॉश इलाके में खुलेगी देश की सबसे लग्जरी एंटीक एंड डायमंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, जहां मैं सड़क पर घूमकर कबाड़ नहीं ढूंढूंगा, बल्कि बड़े बड़े अरबपतियों को अपने जाल में फंसाकर वही खजाना 100 गुना कीमत पर बेचूंगा। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। हाँ दोस्तों, खत्म हो गई स्टोरी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।